नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए प्लेलिस्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। दोस्तों, ये क्लास 12 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग अगर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर BBA, BCom, MBA और अदर्स कुछ PhD कर रहे हैं और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आपको ये प्लेलिस्ट उसी हद तक आपको हेल्प करेगा, PhD तक आपको हेल्प कर सकता है ये वीडियो। और साथ में ये एक अलग प्लेलिस्ट के नाम से होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के नाम से। तो अगर आप लोग कभी मेरे चैनल पर आके सर्च करते हो तो सिर्फ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखना है और आपको मेरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अब हमारा चैनल यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से दिए गए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स में भी आपको हेल्प करेगा, ताकि आप उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सको, उसे समझने में आपको मदद करेगा। दोस्तों, हमने ये सर्विस को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक में हम लोगों ने इसका फ्री सर्विस रखा है और एक में हम लोगों ने इसका पेड सर्विस रखा है। फ्री सर्विस होगा उन सभी के लिए जिनको बस एक रेफरेंस का ज़रूरत होता है कि मैंने उनको समझा दिया कि क्वेश्चन में क्या करना है, वो क्वेश्चन के आंसर्स हम कहाँ से लिखेंगे, अगर आपके पास कोई ई-बुक है तो वो आंसर्स कहाँ से लिखेंगे, ये सारी चीज़ें अगर मैं बता दूँ तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये फ्री सर्विस है हमारा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं जिनके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है या फिर पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो अपने अलग प्रोजेक्ट्स या फिर असाइनमेंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए पेड सर्विसेज भी रखी है, जहाँ पे हम लोग उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे और उनसे पैसे चार्ज करेंगे। तो हमारा पेड सर्विस और फ्री सर्विस दोनों हैं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी जगह हम लोग मौजूद है। आप लोग वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स जो भी हमारी टीम से आप पूछिए, हमारी टीम आपको ज़रूर से ज़रूर मदद करेगी। अब हम लोग अपने कंटेंट की तरफ, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जहाँ पे हम लोग तीन चैप्टर्स में हम लोग आज का वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहला कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और तीसरा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब क्या समझ में आता है? मैक्रो और इकोनॉमिक्स अलग अलग होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब अगर हिंदी में समझे तो अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र से हम लोग को क्या समझ में आता है? इसमें पैसे आएंगे, GDP आएगी, इकोनॉमी आएगी कि देश में क्या चल रहा है, किसी कंपनी में क्या चल रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी इंडस्ट्री के अंदर कैसे इकोनॉमिक को उसका काम कर रहा है। हम किसी कंपनी के अंदर हैं तो उसमें पैसे कितने आ रहे हैं, उसमें अगर प्रोडक्शन हो तो कितना उसका डिमांड बढ़ रहा है, ये सब समझते थे। लेकिन मैक्रो में क्या होता है कि हम लोग बड़े लेवल पे अब हम लोग उसके इकोनॉमिक को समझेंगे कि GDP क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जहाँ पे मैक्रो नाम था, विच मीन्स लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि हम लोग अब इकोनॉमिक्स को जो है बड़े पैमाने पे समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े अर्थशास्त्र के हिसाब से समझते हैं। व्हाट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड with the depreciation and explanation of economic process involving aggregates। अब ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जहाँ पे हम लोग इनके डिस्क्रिप्शंस को, इनके एक्सप्लेनेशन को, इकोनॉमिक प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे, जहाँ पे अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एन एग्रीगेट इज ए कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ये कौन से एग्रीगेट होते हैं? ये ऐसे एग्रीगेट होते हैं जो कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द पब्लिकेशंस ऑफ जॉन मैनार्ड नीज बुक। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? ये आया है जॉन मेनार्ड कीन्स के एक बुक से, जहाँ पे वो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन 1936 में एक बुक आया था जॉन मेनार्ड नीज का, जहाँ पे उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये लॉन्च हुआ था। तो इसके अंदर ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्ज हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इशूज that affect an economy as a whole such as saving and total consumption।
जिसके अंदर ये बताया गया था इस ब्रांच के अंदर कि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच के अंदर हमें ये बताया गया था कि इन्वेस्टिगेट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप की इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के बीच में, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनका होल इकोनॉमिक कैसे होता है, हम लोग अगर कुछ पैसे बना रहे तो वो सेव कैसे करते हैं, उनका टोटल कंजम्पशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समझ में आता है। इट investigates the principles, problems and policies associated with attaining full employment and expanding production capacity। अब ये वो भी बताता है, इन्वेस्टिगेट ये भी करता है कि प्रिंसिपल्स क्या है इसके, प्रॉब्लम्स क्या है इसके, पॉलिसीज़ क्या होंगे इसके, एसोसिएट किस तरीके से करेंगे इसे, इसका फुल एम्प्लॉयमेंट अटेनिंग कैसे होगा, एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन का एक्सपेंड कैसे होगा, कैपेसिटी क्या होने वाला है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे वीडियोस में अपने जो प्लेलिस्ट में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे हर एक चैप्टर में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए जहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली होने वाला क्या है। अब इसका एक डेफिनेशन समझते हैं कि आपको अगर एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप कैसे जवाब दोगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन ओवरऑल इकोनॉमी विच ई कॉम्पासेस मार्केट्स, बिजनेसेस, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग बिहेवियर समझते हैं इकोनॉमिक का। हालांकि उस बिहेवियर का मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक जो पूरा होल ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसा भी इकोनॉमिक्स चल रहा है उनके बिहेवियर को समझेंगे कि उनका इकॉम्पेसेस ऑफ मार्केट्स क्या है, बिजनेसेस क्या है, वो किस तरह के बिजनेस में रहते हैं, किस तरह का मार्केट में काम करते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं इसके, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ क्या होती है इसकी, हर चीज़ कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। मैक्रोइकोनॉमिक्स examines economy wide phenomena such as inflation, price level, rate of economic growth, national income, gross domestic product जिसको हम लोग GDP कहते हैं, and changes in unemployment। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि प्राइस लेवल अप होगा या डाउन होगा। जैसे हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, हम लोग किसी ग्रोसरी शॉप में गए, वहाँ पे हम लोग कुछ सामान खरीदे और सडनली ग्रोसरी शॉपकीपर कहता है कि इस चीज़ का प्राइस बढ़ गया, और हम लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट कुछ भी करता है, गवर्नमेंट कुछ भी प्राइस बढ़ा देता है। तो ऐसा नहीं होता। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपका नज़रिया और आपका थॉट दोनों बदल जाएगा कि नहीं, ये प्राइस जो चेंज होता है ना, ये डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमिक ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से काम कर रहा है, इन्फ्लेशन क्या काम कर रहा है, इन्फ्लेशन से हम लोग क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो प्राइस लेवल में चेंज होगा, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। आज भी इंडिया में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ का जीडीपी, जहाँ का नेशनल इनकम, जहाँ का स्टेट इनकम, सॉरी नॉट नेशनल इनकम, जहाँ का स्टेट इनकम डिफरेंट होता है। अगर आप वही दिल्ली में आते हो तो आपका स्टेट इनकम दूसरा रहेगा, मुंबई जाते हो वहाँ दूसरा रहेगा, वेस्ट बंगाल में रहोगे तो वहाँ दूसरा रहेगा, झारखंड चले जाओगे तो वहाँ दूसरा रहेगा। तो हर जगह का इकोनॉमिक्स से डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का स्टेट ऑफ इनकम क्या है, वहाँ का जीडीपी क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है। वही अगर आप वेस्ट बंगाल में चले जाओगे तो वहाँ दिखेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मुंबई चले जाओगे तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा, झारखंड चले जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा। तो ऐसा डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से इकोनॉमिक को समझ रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमिक्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। सम ऑफ द कीज क्वेश्चन एड्रेस्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग के पास कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जहाँ पे हम लोग को उनका सॉल्यूशन देना पड़ता है। किस तरह के सवाल हमारे मन में आएंगे? व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या क्या है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होने का कारण क्या हो जा रहा है। व्हाट क्रिएट्स और स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या स्टिमुलेट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है। Macroeconomics attempts to measure how well an economic is performing, understand what forces drive it, and project how performance can improve। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अटेम्प्ट करता है, ये मेज़र करता है कि हम लोग इकोनॉमी को किस तरीके से परफॉर्म करवाएं और उसे किस तरीके से समझे ताकि वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को समझे, उसे ड्राइव करे और उसको इम्प्रूव करे, उसके परफॉर्मेंस को धीरे धीरे इम्प्रूव करे, घटाए नहीं उसे बढ़ाए, इन्फ्लेट करे। तो इसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समझेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसे हम लोग एक एक करके वीडियोज़ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक बार में ये ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है और इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है।
तो अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग, कि उसको हम लोग समझे कैसे, अच्छे से कैसे समझे, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डेफिनेशन में नहीं समझ में आए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसका अब अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम लोग। तो एज द टर्म इम्प्लाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एनालाइजेज एन इकोनॉमिक थ्रू अ वाइड लेंस। जैसे कि मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पार्ट में से एक है, जो हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को फील्ड ऑफ स्टडी करते हैं, उसका जब स्टडी करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि इसके वेरिएबल्स में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, जीडीपी क्या चीज़ें होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है, ये कब बढ़ता है कब घटता है, कैसे ये चेंजेस आते हैं, कैसे हम लोग पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, फिनेंशियल पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट होता है, हर चीज़ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। In addition, macroeconomics develop models explaining the relationship between these factors. मैक्रोइकोनॉमिक्स मॉड्यूल भी डेवलप करता है जहाँ पे वो ये एक्सप्लेन करता है कि एक दूसरे का बीच में रिलेशनशिप क्या है। These models and how forecast they produce are used by government entities. और वो मॉडल्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। अगर इंडिया के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोग को प्रोड्यूस करना है और उसे हम लोग अपने डोमेस्टिक कंट्री में तो बेच ही रहे, लेकिन साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी जाके बेच रहे, तो हम लोग को ये भी डिसाइड करना होता है, ये भी फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर के लिए करना पड़ता है कि हम लोग को और कितना प्रोडक्शन करना होगा जिससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज एंड एड इन कंस्ट्रक्टिंग एंड इवेल्यूटिंग इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि इंडिया में गेहूं चावल बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, समझ लीजिए कि होता है, तो अब ये हो रहा है तो डोमेस्टिक कंट्री में तो ये जितना बिक गया, लेकिन वो तो हमेशा कोल्ड स्टोर में स्टोर नहीं रहेगा, उससे हम लोग फॉरेन कंट्री में भी बेचते हैं। तो फॉरेन कंट्री में जब बेचना है तो हमारे पास सामान भी ज़्यादा होना चाहिए, गोडाउन में और भी ज़्यादा सामान होना चाहिए। तो वो कैसे हो, तो हम लोग वो अभी फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को कितना प्रोड्यूस करना है। इस बार अगर 1 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है और इस बार भी डिमांड बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे हम लोग का गोडाउन में सामान ख़त्म हो गया या फिर कम हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा हो। अगर हम लोग इसे और इजी तरीके से समझें, सपोज़ कीजिए कि आप एक शॉपकीपर हो, आपने कुछ सामान खरीदा, लेकिन आपके शॉप में उस सामान के लिए कंज्यूमर इतने सारे आ गए कि आपका वो सामान ख़त्म हो गया। तो अब जब नेक्स्ट टाइम पे वो सामान कंज्यूम करोगे, यानी कि कहीं और से किसी कंपनी से खरीदते हो, तो आप इस बार उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे जो आपसे प्रीवियस में था। सपोज़ कि आपने पहले 10 चावल के बोरे खरीदे, चावल के बोरे 10 खरीदे, अब उसमें आपका डिमांड इतना बढ़ गया कि आपके 10 बोरे ख़त्म हो गए 2 दिन के अंदर। तो अब तीसरे दिन आप क्या बोलोगे अपने कंपनी को कि मुझको इधर 10 बोरे नहीं, मुझको इधर 15 बोरे दो या 20 बोरे दो चावल के, ताकि मेरा जो डिमांड हो वो इक्वल रहे, जितना भी डिमांड हो वो मैं फुलफिल करता रहूं, मेरे पास पहले से स्टॉक में कुछ रहे ताकि मैं आगे भी अपना बिजनेस चला पाऊं। तो यही होता है इकोनॉमिक, अगर हम लोग मैक्रो तरीके से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम लोग फोरकास्ट करें कि हम लोग नेक्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन करेंगे, ताकि हमारे पास कोल्ड स्टोर में भी पहले से कुछ प्रोडक्ट रहे जो अगर डिमांड बढ़ने पे हम लोग उसका यूज़ कर सके। जैसे कि अभी अभी कोविड आया था, या फिर अभी अभी रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो उसमें भी कई टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बाहर फॉरेन कंट्री में दी है, हेल्प की है देकर कि ठीक है आपके पास खाने के लिए नहीं, चलो मैं आपको चावल दे देता हूँ, चलो मैं आपको वीट दे देता हूँ, चलो मैं आपको ये दे देता हूँ वो दे देता हूँ। तो ऐसे भी हेल्प होता है। तो हम लोग कोल्ड स्टोर पे भी कुछ चीज़ें स्टॉक करके पहले से रखते हैं, और ये फिस्कल पॉलिसी में भी आता है। बिजनेसेस यूज़ द मॉडल्स टू सेट स्ट्रैटेजीज इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस इस तरीके के स्ट्रैटेजीज को सेट करते हैं जो अपने डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट पे दोनों पे काम कर सके, एंड इन्वेस्टर्स यूज देम टू प्रेडिक्ट एंड प्लान फॉर मूवमेंट्स इन वेरियस एसेट क्लासेस। तो जैसे कि मैंने आपको बिजनेस का भी बताया एग्जांपल, सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बिजनेस पर्सन होता है वो ये भी देखता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, कि मैं प्रीवियस टाइम पे जितना चीज़ मंगाया, जितना चीज़ का डिमांड दिया, नेक्स्ट टाइम पे क्या मुझको उतना ही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए। तो अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो कितना ज़्यादा चाहिए, वो प्लान करना, वो मूवमेंट करना, वो एसेट क्लास प्रिपेयर करना, वो प्रेडिक्शन करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग यही सब चीज़ें सीखने वाले और समझने वाले हैं।
अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर 3 है इस वीडियो का, मतलब कि आखिरी चैप्टर है। तो आखिरी चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है, विच फोकस ऑन स्मॉलर फैक्टर्स दैट अफेक्ट चॉइस मेड बाय इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक क्या काम करता है, वो एक इंडिविजुअल का चॉइस पे काम करता है, मतलब कि छोटे पैमाने पे काम करता है, लाइक एक कंपनी, कोई सिंगल कंपनी के लिए। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पूरा होल इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में या ग्लोबल में जितना भी, अगर मैं सिर्फ इंडियन की बात करूँ, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में, तो इंडिया में जितने भी फैक्ट्रीज है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, सर्विसेज प्रोवाइडिंग फैक्ट्रीज है, उन सभी को लेकर काम करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किसी एक कंपनी को लेकर काम करेगा। इंडिविजुअल्स आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स सच एज बायर, सेलर एंड बिजनेस ओनर्स। इंडिविजुअल्स को हम लोगों ने टिपिकली 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किया है, सब ग्रुप्स में, बायर, सेलर और बिजनेस ओनर्स। ठीक है। दीज एक्टर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर रिसोर्सेज यूजिंग मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स एज प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन। अब ये 3 लोग जो हैं, ये 3 एक्टर्स जो हम लोग कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 हीरो हैं। ये 3 हीरो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? बाय लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड के रिसोर्सेस में। एक पैसे देगा, एक सामान खरीदेगा, एक सामान कितना चाहिए वो देखेगा, एक दूसरे के बीच का कोऑर्डिनेशन क्या है वो समझेगा। फैक्टर्स स्टडीड इन बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टिपिकली इन्फ्लुएंस वन अदर। अब फैक्टर्स जो होते हैं, इनके जो मेन इसका जो कारण है, ये जो हो रहा है कि बायर है, सेलर है, बिजनेस ओनर है, वो दोनों में मिलते हैं। मैक्रो में भी होते हैं, माइक्रो में भी होते हैं। तो दोनों सेम काम करते हैं और दोनों एक तरह से इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन एक छोटे पैमाने पे करता है, एक बड़े पैमाने पे करता है। बड़े वाले में बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे ओनर्स होंगे, लेकिन छोटे पैमाने पे एक ही सेलर होगा, एक ही बायर होगा और एक ही बिजनेस ओनर भी होगा। एक की डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इज द मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स कैन समटाइम्स बिहेव इन वेरी डिफरेंट वेज। कभी कभी हम लोग अगर कुछ इसके की डिस्टिंक्शंस को समझे, मतलब कि इनके की फैक्टर्स को समझे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बिहेव है ना, वो डिफरेंट वे में काम करता है। कभी कभी इसका जो एग्रीगेट है मैक्रो इकोनॉमिक का, वो कभी कभी डिफरेंटली बिहेव करता है। कैसे कि अगर उसका कोई चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ और है, दूसरा रास्ता उसका, अगर डिमांड समझने का या सप्लाई समझने का या फिर कुछ भी समझने का, तो उसका जो वेरिएबल है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, कीनेस रेफर्ड द सो कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट विच आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल सेव मनी टू बिल्ड वेल्थ ऑन ए माइक्रो इकोनॉमिक लेवल। जैसे कि नीज ने बताया था एक रेफरेंस में कि एक बुक है या फिर एक थिंग है, कोई भी एक थिंग है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट नाम का कोई भी थिंग है, उसमें यह बताया गया कि जो इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, या मैं, हम दोनों, या कोई भी ऐसा बंदा, वो क्या करता है, पैसे सेव करता है ताकि वो अपना वेल्थ को जो है मजबूत करे। एज ए इंडिविजुअल, अगर मैं कोई सैलरीड पर्सन हूँ या फिर बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मुझको बिजनेस करके जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं सेव करूँगा, ताकि मैं उस छोटे से हिस्से से धीरे धीरे सेव करके अपना वेल्थ को जो है बड़ा करूँगा, मतलब कि बढ़ाऊँगा अपना वेल्थ, अपना जिससे हम लोग कहते हैं अमीर बनूँगा, तो वो चीज़ करूँगा। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है, व्हेन एवरीवन ट्राइज टू इंक्रीज देयर सेविंग्स एट वंस इट कैन कंट्रीब्यूट अ स्लो डाउन। अब अगर ये इंडिविजुअल जो कर रहा है वही चीज़ अगर हर कोई करने लगे, ये तो इंडिविजुअल का बात था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इन्वॉल्व है, और वो सभी लोग अगर सब सेम चीज़ करने लगे, पैसे बचाना सभी शुरू कर दे, कोई भी आगे पैसे को बढ़ा नहीं रहा है, फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, कोई भी खर्च नहीं कर रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो अपना कुछ हिस्सा अपने पास रख ले रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो अपने पास कुछ हिस्सा रख दे रहा है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लोबली इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होने लगेगा। क्यों? मार्केट में हमें पैसे ही नहीं दिखेंगे, मार्केट में कोई बिजनेस ही नहीं दिखेगा, मार्केट में कोई प्रोडक्शन ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लोग उतना ही प्रोड्यूस करें जितना डिमांड है, बस इससे ज़्यादा नहीं कर रहे, बाकी सारे पैसे वो अपने पास रख ले रहे।
तो अगर ऐसे कोई कर रहा है तो वो स्लो डाउन की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और यही हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को अपना इकोनॉमी बढ़ाना है, तो अगर 50% लोग अगर पैसे सेव कर रहे हैं तो 50% लोगों को पैसे लगाने भी होंगे, सबसे ज़्यादा पैसा लगाना होगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा ढूंढने होंगे। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, अपना इकोनॉमिक को क्रिएट करता है, ठीक करता है और बाकी छोड़ देता है। तो वही चीज़ अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आ चुके हो और आप चाहते हो कि हमारे साथ साथ लोग भी ग्रो करें, तो आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको सेव तो करना है, लेकिन सेव करने के साथ साथ आपको उसे बिल्ड भी करना होगा फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर अदर्स फ्यूचर। दिस इज बिकॉज देयर वुड बी अ रिडक्शन इन स्पेंडिंग अफेक्टिंग बिजनेस रेवेन्यूज एंड लोअरिंग वर्क पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप में उसमें लेबर चाहिए। अब आप पैसे बचा रहे हो तो लेबर आप ज़्यादा हायर नहीं करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आपका डिमांड पहले ही खत्म हो जा रहा है। सप्लाई जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी रिड्यूस होने लगेंगी और आपका धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी इकोनॉमिक है, जीडीपी है, चाहे वो कुछ भी हो, इन्फ्लेशन हो, वो घटता चला जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट के कॉस्ट हाई हो जाएंगे और बाकी जो ग्रोथ है वो सब कम हो जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस को समझते हुए हमारा नया चैप्टर ये आ जाता है, वो चैप्टर 1 ही है लेकिन वो एक नया टॉपिक ये आ जाता है कि जब एक केस ये है कि ग्रेट डिप्रेशन 1939 में जो यूएस स्टॉक मार्केट, जहाँ पे जिसे हम लोग वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं, वो एक एक्सचेंज है, तो वहाँ भी कुछ इसी तरीके से आया था। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा क्रैश है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ही डिफ्लेशन में चला गया, खराब हो गया इकोनॉमिक और पूरा बर्बाद हो गया। सभी के, बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, बहुत चीज़ें हुई, बहुत सारे फिनेंशियल्स ख़राब हो गए, फिनेंशियल बैंक तबाह हो गए, कंगाल हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इकोनॉमिक्स की ये वीडियो और उन्हें भी इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आए। काफ़ी टाइम पे होता है कि इकोनॉमिक्स का भी बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इकोनॉमिक्स सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। इसलिए मैं वीडियो बड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो छोटी ही बनाऊंगा, लेकिन आपको 100% अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ताकि आपका इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग खराब ना हो और आप फ्यूचर में देश के लिए अच्छा काम करो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।